गांव सुंदरपुर में एक कच्चा घर था। सुबह का समय बाहर एक हाथी बंधा था। अनुराग बाल्टी लेकर उसके पास गया। दरवाजे पर प्रभा खड़ी थी। ओ अनुराग, अब तक हाथी के पीछे पड़ा है। रसोई, झाड़ू, पोछा सब पड़ा है और तू आराम कर रहा है। भाभी, हाथी को पानी दे दूं, फिर सारा काम कर दूंगा। जब देखो तब बहाना बनाता है, कामचोर कहीं का। भाभी, सुबह खेत पर गया था और हाथी का चारा भी खुद लाया हूँ। चारा लाया तो क्या राजा बन गया? खाना तो खूब पेट भर के खाता है और काम से तेरा मन मरता है। तभी भीतर से सुरेश बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। अरे प्रभा, थोड़ा आराम करने दे। लड़का सुबह से काम में लगा है। सुनो, ज्यादा बोले तो तुमसे भी सब छीन लूंगी। चुपचाप खड़े रहो। अनुराग रोज यही सब सुनता था और सवेरे से लेकर रात तक खेत, जानवर, घर का हर काम सब उसी के हिस्से आता था। प्रभा के पास हर काम का ताना रहता था और भाई के पास हर बात का मौन। अनुराग बिना जवाब दिए और बिना किसी उम्मीद के सब सहता था। दोपहर का समय प्रभा हाथ में लाठी लेकर आंगन में खड़ी थी। सुनो अनुराग, हाथी से लकड़ी डलवानी है। जंगल जा और लकड़ी लेकर आ। जी भाभी, अभी ले जाता हूँ। और सुन, अगर ज्यादा देर हुई तो घर में घुसने नहीं दूंगी। अनुराग चुपचाप हाथी को लेकर निकल पड़ा। रास्ता कीचड़ भरा था। एक जगह हाथी का पांव गड्ढे में फंस गया। वह तिलमिला उठा और अनुराग को जोर से धक्का मार दिया। अनुराग गिर पड़ा, जिससे उसकी पसलियों में दर्द होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह उठा और चुपचाप हाथी को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। अनुराग हाथी को घर लाया और उसे खूंटे से बांध दिया। प्रभा वहीं खड़ी थी। देखो सुरेश, तुम्हारे छोटे भाई ने हाथी का क्या हाल कर दिया। भाभी, रास्ते में हाथी का पांव फंस गया था, इसलिए देर हो गई। ओ, तो अब बहाने बनाना भी सीख गया। मुझे बेवकूफ समझता है क्या? प्रभा, थोड़ा समझ के बोलो। चोट लगी है अनुराग को। चोट लगी है तो मर क्यों नहीं गया? अब किसी काम का नहीं रहा ये। अनुराग के शरीर में दर्द था और भूख से पेट भी जल रहा था, मगर किसी ने पानी तक नहीं पूछा। वह चुपचाप एक कोने में लेट गया। अनुराग रात भर बुखार से कांपता रहा, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वह जिंदा है या मरा। अगली सुबह प्रभा फिर से दरवाजे पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी। अरे ओ अनुराग, आज आखिरी दिन है तेरा। इस घर में निकल जा, अब तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अनुराग चुपचाप उठा। उसने पुरानी चप्पल पहनी और एक झोले में कपड़े रखे और घर से निकल गया। सुरेश दरवाजे पर खड़ा यह सब देख रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, मगर बोल नहीं पाया। अनुराग बिना पीछे देखे चला गया। गांव से बाहर जंगल की तरफ का रास्ता अनुराग थका हुआ चलता जा रहा था। हाथ में झोला लटका था और माथे से पसीना बह रहा था। अनुराग गांव छोड़ चुका था। न पैरों में दम बचा था, न मन में कोई उम्मीद। उसका पेट भूख से जल रहा था और प्यास से गला भी सूख रहा था। चलते चलते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु बरामदे में बैठा था। हाथ में पीतल का लोटा था, जिससे वह पानी पी रहा था। अनुराग मंदिर की दीवार से लगकर बैठ गया। ये लड़के कहाँ से आया है और इस हालत में क्यों है? कहीं से भी आया हूँ स्वामी जी, अब कोई मतलब नहीं बचा। बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कोई भारी बोझ लेकर चला है। बोल, किसने सताया है? घर वालों ने सताया है स्वामी जी। भाभी ने घर से निकाल दिया और भाई ने कुछ नहीं कहा। बेटा, दुनिया का बोझ वही उठाता है जिसके अंदर सहने की ताकत होती है, और तुझ में कुछ अलग बात है। मेरे नसीब में तो सिर्फ गाली और मार थी, लेकिन अब सिर्फ अकेलापन है। तू चिंता मत कर बेटा, जो अकेले चलता है वही एक दिन सबसे आगे होता है। मैं कुछ जड़ी बूटी दे देता हूँ, जिससे तेरा बुखार उतर जाएगा। स्वामी जी ने पास से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और कुएं से पानी लाकर अनुराग को पिलाया। अनुराग ने आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर को थोड़ी राहत मिली और मन में पहली बार एक अजीब सा चैन आया। अब लेट जा और एक बात कान खोल के सुन। ये जो दुख तुझे मिला है ना, यही तेरा रास्ता बनाएगा। रात हो चुकी थी। मंदिर के कोने में दिया जल रहा था। अनुराग वहीं चटाई पर लेटा था और स्वामी जी पास बैठा था।
बेटा कल सुबह होते ही आगे निकल जाना, तेरी किस्मत तुझसे मिलने को तैयार है। आखिर आप कौन हैं स्वामी जी, जो मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं वो हूँ जो राह दिखाता हूँ, लेकिन अब आगे तुझे खुद चलना होगा। अगली सुबह अनुराग मंदिर से निकलकर पगडंडी पर चल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा और वीरान था। शरीर थक चुका था, पर उसका चलना रुका नहीं। स्वामी जी की बात उसके कानों में गूंज रही थी। लगता है अब और नहीं चला जाएगा। स्वामी जी ने कहा, किस्मत आगे है, पर यह रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। चलत चलते उसकी आंखें भारी हो गईं, माथा चकराया और वह सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल के रास्ते से एक शाही काफिला गुजर रहा था। राजा के साथ घोड़े सैनिक और सबसे आगे राजा भूपत सिंह खुद घोड़े पर सवार थे। वे शिकार से लौट रहे थे। अनुराग वहीं सड़क किनारे बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा तप रहा था और सांसें धीमी हो चुकी थीं। तभी सबसे आगे चल रहे सैनिक ने उसे देखा और राजा से कहा, महाराज, रास्ते के किनारे कोई लड़का बेहोश पड़ा है। अच्छा रुको, देखो कौन है। राजा घोड़े से उतरे और अनुराग के पास पहुंचे। उन्होंने अनुराग के चेहरे को गौर से देखा। इसकी हालत बहुत खराब है, कहीं इसकी जान ना चली जाए। चलो इसे महल ले चलो। जी महाराज। सैनिकों ने अनुराग को उठाया और सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर अनुराग बेहोश रहा। अनुराग के बेहोशी की सूचना पहले ही राजवैद्य को भेजी जा चुकी थी। राजमहल के भीतर अनुराग एक पलंग पर लेटा था। पास ही वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। राजा वहीं खड़े थे। चिंता की बात नहीं है महाराज, लड़का थोड़ा कमजोर है और भूखा भी बहुत लग रहा है, इसलिए बेहोश हो गया है। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, जब होश आए तो मुझे खबर देना, मैं खुद मिलूंगा। उधर गांव में हाथी एक कोने में चुपचाप खड़ा था। ना तो खा रहा था न पी रहा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। प्रभा और सुरेश कुछ दूरी पर खड़े चिंता और झुंझुलाहट के साथ बात कर रहे थे। देख लिया प्रभा, ये हाथी भी उसी अनुराग की तरह जिद्दी निकला जब से वो गया है। इसने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं तभी तो कहती थी कि ज्यादा सिर मत चराओ उस लड़के को। अब भूख तो हाथी भी उसी की तरह मुंह फुला के बैठा है, मानो हम ही गुनहगार हैं सबके। प्रभा, तुमने ही तो उसे घर से जाने को कहा, पर सोचा नहीं था इतना दिल पर ले लेगा। अब ये हाथी कुछ हो गया ना, तो गांव वाले भी हमको ही दोष देंगे। हाँ, कहीं मर ही ना जाए ये भूख से। अनुराग तो चला गया, अब ये हाथी भी चला गया तो क्या मुंह दिखाएंगे गांव में। अनुराग वही तो सबका चहेता था। जानवर क्या, आदमी तक उससे जुड़ जाते थे। लगता है इस हाथी को भी उसकी बहुत याद आ रही है। 2 दिन बाद अनुराग को होश आया। उसकी आंखें खुली तो सामने सफेद छत दिखी। पास खड़ा सेवक पानी लेकर आया। अब चिंता मत करो, राजवैद्य जी ने कहा है आपको आराम करना है। मैं कहाँ हूँ? आप महाराज भूपत सिंह के महल में हो। उन्हीं ने आपको रास्ते से उठवाया था और इलाज करवाया। थोड़ी देर बाद राजा खुद कमरे में आए और अनुराग के पास बैठ गए। अब तबीयत कैसी है लड़के? ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजा हूँ, भूपत सिंह। तू कौन है और जंगल में यूं अकेला क्यों पड़ा था? मेरा नाम अनुराग है। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया? इसके बाद अनुराग राजा को सारी बात बता देता है। राजा अनुराग की बातें सुनकर चुप रह गए। उन्हें अनुराग की आंखों में कुछ सच्चाई नजर आई। ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगा फिर सोचेंगे तुझे महल में क्या काम देना है। तब तक आराम कर। महल की दीवारों के बीच अनुराग का एक नया सफर शुरू हो चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसके नाम को इतिहास बना देगा।